बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मैट्रिक्स स्पेसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीए बीएससी के बार बार कमेंट्स में मुझे कहते रहे हैं कि मैट्रिक्स स्पेसेस का लेक्चर मैं स्टार्ट करूं। तो आज हमारा नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है, बीएस मैथमेटिक्स 4 सेमेस्टर। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर मेरे पास क्लास आई मैट्रिक्स स्पेसेस की तो इंशाल्लाह हम ये लेक्चर अपलोड करेंगे। तो आज इस सिलसिले में पहला लेक्चर है। आप सबको मालूम है कि ये बीएस मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बीएस मैथमेटिक्स के 4 सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है। और वैसे बीए बीएससी के बी कोर्स के पेपर में भी मैट्रिक्स स्पेसिस पढ़ाया जाता है। और जो किताब हम फॉलो करेंगे, एन इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स स्पेसिस बाय जेड.आर. भट्टी, 1991 में ये सबसे पहले मेरी ही किताब आई थी। 1991 1991 कितने साल हो गए आज? 31 ईयर्स अगो, 31 ईयर से पहले की ये किताब है। इस वक्त इसका 7th एडिशन चल रहा है। तो वो किसी को मैं फिर बाद में डिस्कस करूँगा कि ये किताब मुझे लिखने का क्यों शौक़ पैदा हुआ और उसके बाद फिर कैसे आगे किताबें जो हैं वो मैं लिखता गया, तो वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हम ज़रा मैट्रिक्स स्पेस से शुरू करते हैं। टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। अभी तक आप 4th सेमेस्टर में आ गए हैं, तो आप ये बताएं कि मैथमेटिक्स आप जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, और मैथमेटिक्स को अभी तक आपने क्या समझा? कोई एक बच्चा क्वेश्चन कि क्या मैथमेटिक्स को आपने समझा है और इसका कोई फ़ायदा भी नज़र आ रहा है या क्यों पढ़ रहे हैं। जब भी आप कोई काम आप करते हैं तो कोई सामने आपके कोई टारगेट होता है ना, कोई गोल होता है कि हमें ये अचीव करना है। तो क्या अभी तक मैथ रखने से पहले जो आपके व्यूज़ थे वो, और जब आपने बीएस मैथ स्टार्ट कर दिया तो जो अब आपके व्यूज़ हैं इनमें कोई डिफरेंस है या कोई फ़र्क आया है? जी बताएं कुछ, बैठ के बता दो। नहीं, इसमें 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 आपको क्या पता चला है कि क्या चीज़ है मैथ? कहीं आपने लॉजिकली डेवलप करना सीखा, अपने आप को पढ़ना सीखा है? इससे पहले आप पढ़ के आए हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ के आए हैं तीसरे सेमेस्टर में। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो को आप, उसमें वेक्टर स्पेस था। वेक्टर स्पेस बता सकते हैं क्या थी? मैं पूरी एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, जस्ट उसका जो अच्छा चले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करते वक्त आप उसे कह रहे हैं कि पहले बिलियन ग्रुप हो। अब मैं उस तरफ आ जाता हूँ। बिलियन ग्रुप क्या है? आप उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, वो किसके ऊपर होल्ड करती हैं? हाँ, ये अब जवाब आया कि बिलियन ग्रुप एक खास किस्म का सेट है जिसके ऊपर ये खास किस्म की कंडीशन सेटिस्फाई करें, जो आपको पता है 5 कंडीशन है, तो ये बिलियन ग्रुप है। तो जवाब एक्चुअली क्या था? इट वाज अ सेट obeying some certain properties and making it the abelian group. Just like that, वेक्टर स्पेस भी यही कुछ ही है। वेक्टर स्पेस क्या है? वो भी एक सेट है और उस सेट के ऊपर ये वाले ऑपरेशंस होल्ड करने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह मैट्रिक्स स्पेस भी क्या होगी? ये भी एक सेट होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसके ऊपर खास किस्म के ऑपरेशंस जो हैं, जिसको हम एक्सियम्स कहेंगे, वो सेटिस्फाई करें तो वो मैट्रिक्स स्पेस बन जाएगी। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन क्या है? लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट a function
D such that x cross x to R is said to be the metric on x if पहली कंडीशन ये है डी एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन ये है डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 कन्वर्सली इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। थर्ड कंडीशन ये है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। एंड फोर्थ एंड फाइनल कंडीशन ये है डी एक्स जेड is lesser or equal to dxy plus dyz for all x, y, z belong to capital X. xd is said to be a metric space। क्या हुआ नॉन एम्प्टी सेट एक्स जिसके ऊपर एक हमने फंक्शन डिफाइन किया है। जब आप फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन की डोमेन होती है और रेंज होती है। इस फंक्शन की डोमेन क्या है? इस फंक्शन की डोमेन क्या है? एक्स नहीं है, एक्स क्रॉस एक्स है। एक्स नहीं है डोमेन, एक्स क्रॉस एक्स, एक्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ। और इसकी रेंज क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये होगी बात। अब जब आप फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन आप अगर फ्रॉम एक्स टू वाई लिखते हैं, फंक्शन आप लिखते हैं अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, यहाँ एलिमेंट एक्स का आता है और यहाँ एलिमेंट कहाँ किसका आता है? वाई का। ये जो अब आपका फंक्शन है डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर, इसमें मैं एफ की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? डी लिख रहा हूँ। यानी अगर मैं यहाँ फंक्शन ले रहा हूँ डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर, तो यहाँ मेरे पास किसका एलिमेंट आना है? एक्स का आना है। और यहाँ किसका एलिमेंट आना है? वाई का नहीं, आर का। मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा आपको कि एफ फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो यहाँ एक्स का एलिमेंट कैपिटल एक्स का आएगा और यहाँ वाई का आएगा। अब ये फंक्शन जो है डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर, यहाँ ऑब्वियसली किसका आएगा? एक्स क्रॉस एक्स का आएगा। एक्स का ना कहें, एक्स क्रॉस एक्स का कहें। यहाँ क्या आएगा? आर। अब एक्स क्रॉस एक्स आपको समझाने के लिए अगर मैं एक्स ले लूँ ए बी सी डी, लेट्स सपोज ये, तो मेरे पास एक्स क्रॉस एक्स क्या बनता है? ए बी ए सी एंड सो ऑन, जो एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो आप गौर करें, जब मैंने यहाँ लिखा है एलिमेंट तो मैंने ऑर्डर पेयर लिखा है एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ एलिमेंट अब इस फॉर्म में एक्स क्रॉस एक्स की ये जो फॉर्म है, इसमें से मैं पकड़ूँ तो इस किस्म के एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, बड़ी मज़े की बात, अब ये लगा तो ऑर्डर पेयर है, लेकिन यहाँ आर का एलिमेंट आना है। ऑर्डर पेयर रियल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो डी यहाँ जो आर का एलिमेंट है ना, वो सम इस तरह का कोई आर आ जाएगा, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है रियल नंबर, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म का नहीं होगा। डी की डोमेन एक्स क्रॉस एक्स है, इसलिए यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? ऑर्डर पेयर की फॉर्म का आएगा। जो यहाँ एलिमेंट आएगा वो रियल नंबर होगा, जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म का नहीं होगा। इसके बारे में उसने बताया कि यहाँ जो आना है ना रियल नंबर, वो क्या होना है? दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। डी एक्स वाई किसके बराबर आ रहा है? एक्स वाई जो है वो डोमेन का एलिमेंट है, डी एक्स वाई जो है वो क्या है? वो रेंज का एलिमेंट है। एक्स वाई इसका एलिमेंट है और डी एक्स वाई जो है वो इसका एलिमेंट है। डी एक्स वाई इज अ रियल नंबर। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि दैट शुड नॉट बी नेगेटिव।
डी एक्स वाई किसके बराबर बनाना है? रियल नंबर। ये रियल नंबर वो कह रहा है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर उसने कहा डी एक्स वाई अगर ज़ीरो है, एक ही सूरत में ज़ीरो है कि एक्स वाई के बराबर हो। ये कन्वर्सन इंप्लाइज है। डी एक्स वाई ज़ीरो हो तो एक्स वाई के बराबर होगा, एक्स वाई ज़ीरो हो तो डी एक्स वाई ज़ीरो, एक्स वाई के बराबर हो तो डी एक्स वाई ज़ीरो होगा। फिर ये है डी एक्स वाई बराबर है डी वाई एक्स के। फिर ये ट्राइंगल इनक्वालिटी है, डी एक्स जेड लेसर आर इक्वल टू, इसमें हो क्या रहा है, जो पहला यहाँ पे है वो पहला है और जो आखिरी है वो आखिरी है और दरमियान वाला सेम है। इसे ट्राइंगल इनक्वालिटी कहते हैं। अगर आप इसका जायज़ा लें, ये चार एक्सियम जो मैंने मेट्रिक के लिखाए हैं M1, M2, M3, M4, तो ये जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिकली डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। कैसे? दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो हो तो पॉइंट सेम होते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मैटर नहीं करता कि किस पॉइंट से आप मेजर कर रहे हैं। अगर आप x से y को मेजर करें या y से x को मेजर करें, डिस्टेंस विल रिमेन सेम, तो मैटर नहीं करता। और फिर ये ट्राइंगल इनक्वालिटी है। ट्राइंगल इनक्वालिटी को समझने के लिए आपके पास इस तरह पॉइंट्स हो सकते हैं कि x यहाँ पे हो, y यहाँ पे हो, z यहाँ पे हो, यानी ये पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे। When three points do not lie on the same line, then a triangle is formed. Obviously ये जो बनेगा डी एक्स जेड, ये क्या होगा? x और z के दरमियान डिस्टेंस, और वो लेंथ होगी ट्राइंगल की साइड की। और ये जो डी एक्स वाई होगा, ये क्या होगा? इट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y विच विल बी द लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ द ट्राइंगल, एंड दिस विल बी डी वाई जेड लेंथ ऑफ द दिस साइड ऑफ द ट्राइंगल। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ जो है दोनों साइड्स के लेंथ के सम के बराबर हो या बड़ी हो। हमेशा क्या होगा? जो वो मर्जी आप ट्राइंगल ले लें, उसकी एक साइड की लेंथ जो है दोनों के सम से छोटी होगी। तो ये केस हो गया। इस केस में हम क्या लिखेंगे कि डी एक्स जेड इज लेसर दैन डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। अब एक केस ये भी हो सकता है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हो, ये x हो, ये y हो, ये z हो। इस सूरत में आपको नज़र आ रहा है कि डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड वो डी एक्स जेड के बराबर होगा। इस केस में आप क्या कह रहे होंगे? डी एक्स जेड इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ये कौन सा केस है? व्हेन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ये कौन सा केस है? व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर, व्हेन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो इस झगड़े में पड़े बगैर कि जो तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, क्या वो कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया है, जिसे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। अगर तो तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ये इक्वालिटी वाला सिंबल आ जाएगा, और अगर तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो इनइक्वालिटी वाला दूसरा सिंबल आ जाएगा, लेस देन वाला। तो दोनों को कंबाइन करके, तो इन वेरी शॉर्ट ज़रा रिपीट कर लेते हैं जल्दी से कि मैट्रिक स्पेस क्या चीज़ है। एक नॉन एम्प्टी सेट जिसके ऊपर ये मैट्रिक डी डिफाइन की जा सके कि ये वाले एक्सियम्स जो हैं वो चार सेटिस्फाई हो जाएं, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक स्पेस है। ये डी मैट्रिक कहलाएगी और एक्स डी क्या कहलाएगा? मैट्रिक स्पेस। और ये याद रखें कि हर दफ़ा आप एक्स डी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली अगर कहीं लिखा हुआ है कैपिटल एक्स इज़ अ मैट्रिक स्पेस, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि वहाँ डी है जो इसके ऊपर मैट्रिक डिफाइन की गई है। आपने कोई क्वेश्चन करना तो पूछ लें। मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन सबको समझ आ गई? क्या करना है? जस्ट लाइक दैट, जिस तरह ग्रुप की डेफिनेशन आपने देखी थी, पढ़ी थी, याद की थी। एक नॉन एम्प्टी सेट था जिसके ऊपर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक खड़ा किया हुआ था कि ये कंडीशंस हों तो ये ग्रुप बनेगा, फिर अबेलियन ग्रुप बनेगा। उससे पहले मोनोइड थी, सेमी ग्रुप था, तो वो आप चीज़ें आपने याद की हुई हैं, ठीक है। इसी तरह वेक्टर स्पेस में भी यही था, नॉन एम्प्टी सेट और उसके ऊपर एक्सियम्स। मैट्रिक स्पेस के ऊपर एक्सियम्स जो हैं चार इस किस्म के। एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आपकी तरफ से? चलिए, थैंक यू।